विश्व के मूर्धन्य खगोलशास्त्रियों का मत है कि विगत कुछ दशकों से पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। इसी की प्रक्रिया स्वरूप अनेकों प्रकार के व्यतिक्रम आ रहे हैं। यही स्थिति यथावत बनी रही तो इस शताब्दी के आखिर तक प्राकृतिक विपदाओं, विक्षोभों की भयावह विभीषिका उत्पन्न हो सकती है। सारा संसार इसी चपेट में आ सकता है तथा मानव जाति को त्रास भुगतते भुगतते अपना अस्तित्व गंवाना पड़ सकता है। प्राणी समुदाय के कितने ही जीव पिछले दिनों इसी कारण विलुप्त हुए हैं। मनुष्य भी अपनी अदूरदर्शिता के कारण वही गति अगले दिनों प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन के वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन एवं अनुसंधान किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों के अनुसार विश्व में हर 4 दिन बाद न्यूयॉर्क शहर के बराबर वन संपदा नष्ट होती जा रही है। पशु पक्षी तथा जीव जंतु, जिनका मानव जीवन से अति घनिष्ठतम संबंध है, कि लगभग आधी प्रजातियां जंगलों में ही पाई जाती है। जंगल कटेंगे तो उनमें निवासरत प्राणियों की जीवन लीला भी समाप्त होगी। प्रतिवर्ष जीव जंतुओं की 1000 प्रजातियां तो वैसे भी लुप्त होती जा रही है। यही क्रम आगे भी बना रहा तो अगले 12 वर्षों में एक बौधाई वन्य प्राणी, जीव जंतु पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक प्रजातियां मनुष्य के लिए बड़ी ही उपयोगी है। विश्व के मूर्धन्य खगोलशास्त्रियों का मत है कि विगत कुछ दशकों से पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। इसी की प्रक्रिया स्वरूप अनेकों प्रकार के व्यतिक्रम आ रहे हैं। यही स्थिति यथावत बनी रही तो इस शताब्दी के आखिर तक प्राकृतिक विपदाओं, विक्षोभों की भयावह विभीषिका उत्पन्न हो सकती है। सारा संसार इसी चपेट में आ सकता है तथा मानव जाति को त्रास भुगतते भुगतते अपना अस्तित्व गंवाना पड़ सकता है। प्राणी समुदाय के कितने ही जीव पिछले दिनों इसी कारण विलुप्त हुए हैं। मनुष्य भी अपनी अदूरदर्शिता के कारण वही गति अगले दिनों प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन के वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन एवं अनुसंधान किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों के अनुसार विश्व में हर 4 दिन बाद न्यूयॉर्क शहर के बराबर वन संपदा नष्ट होती जा रही है। पशु पक्षी तथा जीव जंतु, जिनका मानव जीवन से अति घनिष्ठतम संबंध है, कि लगभग आधी प्रजातियां जंगलों में ही पाई जाती है। जंगल कटेंगे तो उनमें निवासरत प्राणियों की जीवन लीला भी समाप्त होगी। प्रतिवर्ष जीव जंतुओं की 1000 प्रजातियां तो वैसे भी लुप्त होती जा रही है। यही क्रम आगे भी बना रहा तो अगले 12 वर्षों में एक बौधाई वन्य प्राणी, जीव जंतु पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक प्रजातियां मनुष्य के लिए बड़ी ही उपयोगी है। 1970 में इस प्रजाति के मात्र 14 पेड़ ही दुनिया में शेष रह गए। कैल्वेरिया की वंशवृद्धि में डोडो पक्षी का विशेष योगदान रहता था। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रो.0 स्टेनले के अनुसार कैल्वेरिया के बीजों के ऊपर एक कड़े छिलके का कवच चढ़ा होता है जो नमी को अंदर की ओर जाने से रोकता है, इसलिए अंकुरण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। डोडो पक्षी की शारीरिक संरचना ही कुछ विचित्र तरीके की होती है। उसकी अंतड़ियों में कुछ पत्थर मिले रहते हैं जो डोडो द्वारा इन बीजों के खाए जाने पर पेट में पत्थर और अम्ल की संयुक्त क्रिया से घिसकर छिलके को पतला कर देते हैं। बाहर आकर अंकुरित होने में बीजों को आसानी होती है। प्रो.0 स्टेनले ने डोडो को कैल्वेरिया के बीज खिलाकर न केवल उस पेड़ की वंशावली को जीवित रखा है वरन अभिवृद्धि का अभियान भी बड़ी तेजी से चलाया है। इस पक्षी की उपयोगिता एवं महत्ता को देखते हुए अब डोडो को मॉरीशस का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्विट्जरलैंड के डायरेक्टर जनरल कैंटन R0 मिलर ने पृथ्वी की जैवीय संपदा का अध्ययन बड़ी गहनता के साथ किया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी और वृक्ष वनस्पतियों की विविध प्रकार को जातियां प्रजातियां आती है।
संसार में इस समय कुल मिलाकर 1 करोड़ शेष हैं। इनका विनाश भी बड़ी तीव्र गति के साथ होता चला जा रहा है। विनाश के इस गतिक्रम को समय रहते नहीं रोका गया तो 20वीं शताब्दी के आखिर तक 10 लाख प्रजातियां इस धरती से सदा सर्वदा के लिए विलुप्त हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप मानवीय अस्तित्व को विशेष प्रकार का खतरा उत्पन्न होगा, क्योंकि इन जातियों का प्रमुख कार्य खाद्य उत्पादन में सहयोग प्रदान करने का होता है। इन जातियों के नष्ट होने का मूल कारण धरती पर जनसंख्या का आधिक्य और वन संपदा के ह्रास को माना गया है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व की समस्त जातियों का 40% भाग जंगलों में ही पाया जाता है, जो बड़ी द्रुतगति के साथ नष्ट होते चले जा रहे हैं। जंगलों का कुल क्षेत्र 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 75,000 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष उजड़ता जा रहा है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व संसार की समस्त जातियों का प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय प्रकृति को सभी जातियां अपने मूल रूप में विद्यमान थी, लेकिन आज उनमें से 90% जातियां अपनी जीवन लीला पुनर्तः समाप्त कर चुकी है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट अनुसार देश में 15,000 वृक्ष वनस्पतियों की जातियों में से 3 से 4,000 तक संख्या में अस्तित्वहीन हो गई है। इनमें 90% तो चिकित्सा जगत में काम आने वाली जड़ी बूटियों की जातियां सम्मिलित है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी थॉमस एसनर के अनुसार एक जाति के विलुप्त होने का अभिप्राय होता है प्रकृति पुस्तकालय के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के पृष्ठ का गायब हो जाना, जिसकी अनुपस्थिति में ग्रंथ के संपूर्ण अर्थ को समझ सकना असंभव हो जाता है। सार निष्कर्ष निकालना तो और भी कठिन है। चूंकि प्रकृति जगत की एक जाति का संबंध दूसरी जाति के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा होता है, इसलिए एक की अनुपस्थिति में दूसरी को भी देर सवेर विलुप्त होना ही पड़ेगा। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं। निकट भविष्य में अध्यात्म गुगाकर रहेगा। इतिहास मर्मज्ञ डॉक्टर शून्य टायनवी से एक पत्रकार ने पूछा कि निकट भविष्य में जब वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य को सहज ही सस्ते मूल्य पर प्रचुर सुविधाएं मिलने लगेगी, तब वह बैठे ठाले अपना समय किस प्रकार बिताया करेगा? इस प्रश्न के उत्तर में टायनवी ने कहा, उसके पास काम करने का इतना बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र खाली है। वह क्षेत्र ऐसा है जिसमें प्रगति होते हुए भी भौतिक सुविधाएं उसके लिए सुखद न रहकर दुखद बनती जाएगी। यह उपेक्षित क्षेत्र अध्यात्म का है। चिंतन को परिष्कृत बनाने वाला क्षेत्र भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा बड़ा भी है और पक भी। सुविधाओं की अभिवृद्धि के कारण समय बचेगा, उसे आगामी पीढ़ियां अध्यात्म उत्पादन में लगा करेंगे। संगीत, साहित्य, कला के विचारों का परिष्कार करने की आवश्यकता अनुभ जाएगी और भावनात्मक सहयोग एक के द्वारा दूसरे को मिलता रहे, इसका आवश्यकता अनुभव की जाएगी। इसलिए मानवीय अंतरात्मा की भूख बुझाने के साधन जुटाने में अगली पीढ़ियों को लगना होगा। चयन करने और मौज उड़ाने की वर्तमान हविष की निरर्थकता सिद्ध होने पर मनुष्य को अंतर्मुखी प्रवृत्तियों के जागरण का अधिक उपयोगी प्रयास करने में जुटना पड़ेगा। बेकारी शून्यता उत्पन्न नहीं होने पाएगी। मनुष्य बुद्धिमान है, वह विनाशकारी परिस्थिति उत्पन्न होने से पूर्व ही सजग हो जाने और राह बदलने का अभ्यस्त है। आदिम काल से लेकर अब तक उसके सामने अगणित उतार चढ़ाव आए हैं। उनमें से कितने ही तो जीवन मरण की चुनौती जैसे अवसर थे। परिस्थितियां नहीं बदल सकती तो अपने को बदला जाए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उसे देर तो लगती है, पर विवशता उसे परिवर्तन स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देती है, तो वह अपना संतुलन बिठा लेना भी जानता है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति ने मानवीय इतिहास में एक नया और विचित्र अध्याय जोड़ा है। भौतिक सुविधा साधनों के विस्तार के साथ इस प्रगति में यह असुविधा भी जड़ी हुई है कि नियंत्रण के अभाव में यह विकास उन्मुक्त हाथी की तरह सर्वभक्षी विनाश की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करेगा। उदाहरण के लिए परिवार नियोजन के सुविधा साधन चल पड़ने से जहां अनावश्यक वृद्धि रोकने का उपाय हाथ लगा है, वहां एक नई समस्या यौन स्वेच्छाचार की ओर बढ़ गई है।
अनावश्यक और अवांछनीय संतानोत्पादन से डरकर नर नारी स्वयं बरतने के लिए विवश होते थे, पर अब वैसी सतर्कता बरतने की जरूरत नहीं रही और पर्दे के पीछे कुछ भी करते रहने की छूट मिल गई। इस नए पतन के मार्ग खुल जाने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचने और दाम्पत्य जीवन की पवित्रता एवं वफादारी घट जाने की विभीषिका सामने आने की बात स्पष्ट है। समय ही बताएगा कि परिवार नियोजन के विकसित साधनों ने मानव जाति की सेवा अधिक की अथवा कुसेवा। चमत्कारी औषधियों से तत्काल पीड़ा शमन का तो पथ प्रशस्त हुआ, पर उनके कारण रोग निरोधक जीवनी शक्ति का भंडार चुकने की हानि भी तो कम नहीं हुई। रासायनिक खादों ने अन्न उत्पादन बढ़ाया, पर भूमि का बंध्यत्व और अखाद्य तत्वों के उदरस्थ होने की क्षति भी तो उपेक्षणीय नहीं है। अणुशक्ति से ऊर्जा की आवश्यकता सस्ते मूल्य और प्रचुर परिमाण में पूरी हो सकती है, पर परमाणु भट्टियों की राख को कहाँ डाला जाए, इस उलझी हुई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। अणु अस्त्रों ने तृतीय युद्ध को रोक रखा है, ये ठीक है, पर यह भी गलत नहीं कि कोई एक सन की सारी दुनिया को जला देने वाली माचिस जलाकर बारूद के ढेर में फेंक सकता है। आक्रमण की शक्ति आधुनिक हथियारों ने बहुत बढ़ा दी है, उनके कारण बड़े देश छोटों को सहज ही उद्ध्वस्त कर सकते हैं। शोषण और उत्पीड़न के पुराने धर्रे के विभत्स तरीके अब काम में नहीं लाए जाते, पर कुचक्र ऐसा चल पड़ा है जिसमें स्वेच्छापूर्वक शोषण स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा ही नहीं रह जाता। पुराने लोग नारी को भोग्य बनाए रहने के लिए अमानुषिक प्रतिबंधों का प्रयोग करते थे, अब उसके सामने प्रलोभन इतने रख दिए गए हैं कि उसे स्वेच्छापूर्वक अवांछनीय समर्पण करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता सरल नहीं दिखता। मनुष्य की स्थिति उस भूखे चूहे जैसी है जो रोटी का टुकड़ा देखकर पिंजड़े में बंद होता है, उस मछली जैसी है जिसे आटे की गोली मरण निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। प्रचार तंत्र इतना समर्थ हो गया है कि जनमानस को उस दिशा में सहज ही घसीट कर ले जाया जा सकता है जिसमें निहित स्वार्थों की स्वार्थ लिप्सा पूरी होती है। लाखों करोड़ों लोग मनुष्य द्वारा मनुष्य को मारे जाने की कला को उत्साहपूर्वक सीख रहे हैं और उसमें पारंगत बन रहे हैं। चित्रों और पुस्तकों में कुत्सित विषाक्तता की मात्रा दिन दिन बढ़ती जा रही है। इस सफलता का कारण प्रकाशकों की वह धन लिप्सा है जिसे भोली जनता की पशु प्रवृत्तियों भड़का कर सरलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं। फिल्मों के क्षेत्र में प्रगति इसी आधार पर हो रही है और भारतीय अभिनय पाश्चात्य नग्न निर्लजता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए आतुर हो रहा है। वैज्ञान की प्रगति ने निस्संदेह सुविधा साधनों का असाधारण विस्तार किया है। प्रतियोगिता के कारण वे अधिक सस्ते और अधिक सुविधाजनक बनते जा रहे हैं। सहज ही उनका उपयोग उपभोग करने की ललक को भड़काना ही है। साथ ही यह भी निश्चित है कि इस प्रलोभन पथ पर अंधी दौड़ लगाता हुआ मनुष्य औंधे मुंह गिरेगा और प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा सहस्रों गुना अप्रत्यक्ष क्षतिग्रस्त होगा। वैज्ञानिक उपलब्धियों के पीछे उनके अविवेक पूर्ण उपयोग की काली छाया भी जुड़ी हुई है। यदि धर्रा वर्तमान धुरी पर ही घूमता रहा तो निकट भविष्य में ही इस प्रगति को विगति या विकृति ठहराना पड़ेगा। तब इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि मानव बुद्धिमत्ता ने विज्ञान क्षेत्र में जो प्रगति की थी उसकी सबसे बड़ी मूर्खता दुर्भाग्य भरी अभिशाप स्थिति सिद्ध हुई। किंतु मानव की गरिमा पर विश्वास रखते हुए हमें आशा करनी चाहिए कि दूरदर्शिता का यह अभाव देर तक न बना रहेगा। विवेक से विमुखता सदा नहीं रही है। सुविधा साधनों के चकाचौंध में आंखें अधखुली ही न बनी रहेंगी। समय के थपेड़े वस्तुस्थिति समझने के लिए विवश करेंगे। ये तथ्य अनजाना न बना रहेगा कि निरंकुश शक्ति जब अवांछनीयता के पथ पर चढ़ दौड़ती है तो सर्वनाश किए बिना रुकती नहीं। उचित और अनुचित का भेद किए बिना जो पाया सो खाया, जो भाया सो आया वाली नीति अपनाकर यदि लक्ष्यविहीन अंधी दौड़ लगाते रहेंगे तो ये तथाकथित प्रगति विघातक ही सिद्ध होगी।
आज ये तथ्य उपहासास्पद भी लग सकता है, पर कल जब वस्तुस्थिति बनकर सामने आवेगी तो सर्वग्रासी विभीषिका से बचने का मार्ग सोचना ही पड़ेगा। शक्ति और साधनों का उच्छृंखल प्रयोग चंद लोगों के लिए कुछ समय तक लाभदायक हो सकता है, पर सर्वसाधारण को इससे अपार क्षति उठानी पड़ेगी। मानवीय स्नेह सद्भाव के तार टूट जाएंगे और मर्यादाओं के उल्लंघन का उत्साह नीति और न्याय की चिर संचित सभ्यता को मटियामेट करके रख देगा। क्या मनुष्य जाति अपने हाथों सामूहिक आत्महत्या करेगी? आदिमकालीन नर पशु को सृष्टि का मुकुटमणि बनाने वाली सद्भाव संस्कृति का अंत इस प्रकार दुख दुर्भाग्य के साथ हो जाएगा। समय समय पर संकटों से बच निकलने वाली मानवीय सूझबूझ का क्या अब उपयोग होना संभव नहीं? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए ये सहज स्वीकार नहीं हो सकता कि संकट का सामना नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से विज्ञान पर अंकुश स्थापित करने वाले अध्यात्म दर्शन का अगले दिनों उसी प्रकार विकास होगा जिस प्रकार इन दिनों वैज्ञानिक प्रगति के लिए सुविधाओं के अनियंत्रित उपभोग के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये ठीक है कि हम प्रकृति पर विजय का लोभ नहीं छोड़ सकते हैं, पर यह भी ठीक है कि उस विजय का स्वच्छंद उपभोग बहुत महंगा पड़ेगा। संतुलन के बिना कोई गति नहीं। विज्ञान पर अध्यात्म का अंकुश स्थापित किए बिना तूफानी गति से उठने वाली समस्याओं का और कोई समाधान नहीं। एकांगी भौतिक प्रगति ने स्वच्छंदतावाद के चंगुल में फंसकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें स्वस्थ समाज की सारी विशेषताएं एक एक करके नष्ट होती चली जा रही हैं। बेशक सुविधाएं बढ़ रही हैं, पर आंतरिक क्षेत्र में ऐसी रिक्तता और शून्यता उत्पन्न हो रही है जिसने मानवीय अंतरात्मा को विक्षिप्त और विद्रोही जैसा बना दिया है। हिप्पीवाद के रूप में ये प्रतिक्रिया फूट रही है। यदि उच्च आदर्श मात्र प्रवंचना के रूप में ही जा सकते हैं तो उनका अंत क्यों न कर दिया जाए? हिप्पीवाद ऐसी ही निषेधात्मक निराशा की उपज है। मानवता के गिरते हुए मूल्यों का समाधान इस रूप में खोजा जा रहा है कि या तो इस छोर पर पहुंचाया जाए या उस छोर पर। जब निरंकुश स्वच्छंदतावाद वर्ता ही जाना है तो पर्दे के पीछे आंख मिचौनी क्यों की जाए? उसे नए युग की नई सभ्यता क्यों न मान लिया जाए? जब जंगली कानून को भीतर ही भीतर मान्यता मिल रही है तो उसका खुला प्रदर्शन करने में क्या हानि है? इस मांग में और कुछ हो या न हो, ईमानदारी जरूर है। इस ईमानदारी के कारण मानवीय विवेक को विचार करना पड़ेगा कि क्या मनुष्य निरुद्देश्य और निरंकुश गतिविधियां अपनाने से समाधान को मिल सकेगा। निश्चित रूप से यह एक विघटित और दिशाहीन समाज की कल्पना है जिसके दुष्परिणामों का विवरण तैयार करने पर दिल दहलने लगता है। मानवीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय समय पर सामने आने वाली समस्याओं और विभाषिकाओं का सामना करने के लिए आवश्यक सूझबूझ का परिचय दिया जाता रहा है। भविष्य में श्री वैसा रहेगा। वैज्ञानिक प्रगति के चरण आगे बढ़ उसके स्वच्छंद उपयोग के कारण उत्पन्न हुआ सर्वग्रासी संकट भी सामने प्रस्तुत होगा ही। सभ्यता को खोकर पनपे हुए स्वेच्छाचार के कारण जो विग्रह उत्पन्न होगा वह यथास्थिति नहीं बनी रहने देगा, वरन समाधान कारक निर्णय की मांग करेगा। उस मांग को पूरी किए बिना काम चलेगा ही नहीं। सदाशयता की प्रेरणा से न सही विवशता के दबाव से सही, आत्मरक्षा और चैन से रहने देने की दृष्टि से सही। निर्णायक समाधान यही सामने आएगा कि अब जगत की संपदाओं और शक्तियों की तरह ही चेतनात्मक विभूतियों का भी अभिवर्धन किया जाए, सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों को विकसित किया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगले दिनों उसी स्तर पर प्रयत्न करने होंगे जिस पर कि आज वैज्ञानिक प्रगति के लिए मानवीय श्रम, कौशल, धन एवं मनोयोग नियोजित किया जा रहा है। एकाकी प्रगति को संतुलित बनाने के लिए निकट भविष्य में यदि आध्यात्मिक प्रगति का अभियान तूफानी द्रुत गति से सामने आए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। समय की मांग पूरी करने वाली और मानवीय विवेक को जीवित रखने की यह एक सहज साक्षी और स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही होगी।
अदृश्य का अनुकूलन अध्यात्म प्रयोगों द्वारा मानवीय चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक घटक। ब्रह्मांड की प्रकृतिगत हलचलों एवं चेतनात्मक है प्रवाहों से मानव ही नहीं, प्राणी समुदाय भी प्रभावित होते रहते हैं। सूक्ष्म में समव्याप्त इस शक्ति को अध्यात्मवादियों ने ब्रह्म की संज्ञा दी और वैज्ञानिकों ने अपने गहन पुरुषार्थ से इस शक्ति में अंतर्निहित सत्य को खोजने का प्रयास जारी रखा। दृष्टि थोड़ी भिन्न होते हुए भी मूर्धन्य वैज्ञानिकों का यही मत था कि दृश्य जगत का संचालन करने वाली कोई अदृश्य सत्ता अवश्य है। प्रकृति के प्रकोपों दंड व्यवस्था के रूप में उसकी झांकी हमें यदाकदा देखने को मिलती है। मानवीय स्वास्थ्य पर इनके संभावित प्रभावों पर भी वैज्ञानिक अब ध्यान दे रहे हैं। अपनी खोजों के प्रति अत्यधिक आशावान तर्क बुद्धि इन विभागों का जब कारण खोजती है तो स्वयं को असहाय पाती है। ऐसे में आवश्यक है कि भावी संकटों की पृष्ठभूमि जानकर स्वयं को सचेत रखा जाए। प्राणी पृथ्वी पर निवास करते हैं, उन पर अंतरिक्ष में आने वाली किरणें, सौरमंडल की ऊर्जा, अंतर्मही शक्तियों आदि का ही नहीं पृथ्वी के अंतराल में चल रही सूक्ष्मतम हलचलों का भी प्रभाव पड़ता है। जो सूक्ष्म तरंगें पृथ्वी के अंदर निरंतर सक्रिय रहती है, वे सर्केडियन रिदम के रूप में मानव मन की हलचलों, प्राणियों के व्यवहार तथा मौसम के संतुलन पर गहरा प्रभाव डालती है। इन सब वैज्ञानिक निष्कर्षों से यही तथ्य सत्यापित होता है कि मानव की विचार तरंगें, अंतरिक्ष जगत के कंपन एवं पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों के भी सूक्ष्मतम परमाणु एक ही इकाई से विनिर्मित हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से इस बात का पता चला है कि जब तूफान आने को होते हैं, मानवीय स्वभाव में आकस्मिक ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव में चंचलता आ जाती है। यदि रात हो तो भयावह सपने भी दिखाई देते हैं। हिस्टेरिया और मिर्गी के रोगियों को इन दिनों रोगों के दौरे बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। आत्महत्या की मनोवृत्ति वाले रोगी एवं निराश मनस्थिति के व्यक्ति ऐसे समय अनायास ही अपनी इच्छा पूरी करने में प्रवृत्त होते देखे गए हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक पर्यवेक्षण के अनुसार गहरे कुहासे के छाने पर आत्महत्या करने वालों की संख्या उन दिनों एकाएक 10 गुना बढ़ जाती है। मानवीय स्वभाव में निरंकुशता का प्रादुर्भाव होने लगता है। बलात्कार एवं अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब बैरोमीटर का पारा निम्नतम बिंदु पर होता है तब तूफान आने की संभावना बढ़ने लगती है एवं चोरी डकैती आदि की घटनाओं में वृद्धि का क्रम आरंभ हो जाता है। मानव मस्तिष्क ही नहीं, प्राणी भी इन मौसम संबंधी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। चिड़ियाएं प्रकृति के प्रकोपों दंड व्यवस्था के रूप में उसकी झांकी हमें यदाकदा देखने को मिलती है। मानवीय स्वास्थ्य पर इनके संभावित प्रभावों पर भी वैज्ञानिक अब ध्यान दे रहे हैं। अपनी खोजों के प्रति अत्यधिक आशावान तर्क बुद्धि इन विभागों का जब कारण खोजती है तो स्वयं को असहाय पाती है। ऐसे में आवश्यक है कि भावी संकटों की पृष्ठभूमि जानकर स्वयं को सचेत रखा जाए। प्राणी पृथ्वी पर निवास करते हैं, उन पर अंतरिक्ष में आने वाली किरणें, सौरमंडल की ऊर्जा, अंतर्मही शक्तियों आदि का ही नहीं पृथ्वी के अंतराल में चल रही सूक्ष्मतम हलचलों का भी प्रभाव पड़ता है। जो सूक्ष्म तरंगें पृथ्वी के अंदर निरंतर सक्रिय रहती है, वे सर्केडियन रिदम के रूप में मानव मन की हलचलों, प्राणियों के व्यवहार तथा मौसम के संतुलन पर गहरा प्रभाव डालती है। इन सब वैज्ञानिक निष्कर्षों से यही तथ्य सत्यापित होता है कि मानव की विचार तरंगें, अंतरिक्ष जगत के कंपन एवं पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों के भी सूक्ष्मतम परमाणु एक ही इकाई से विनिर्मित हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से इस बात का पता चला है कि जब तूफान आने को होते हैं, मानवीय स्वभाव में आकस्मिक ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव में चंचलता आ जाती है। यदि रात हो तो भयावह सपने भी दिखाई देते हैं। हिस्टेरिया और मिर्गी के रोगियों को इन दिनों रोगों के दौरे बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है।
आत्महत्या की मनोवृत्ति वाले रोगी एवं निराश मनस्थिति के व्यक्ति ऐसे समय अनायास ही अपनी इच्छा पूरी करने में प्रवृत्त होते देखे गए हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक पर्यवेक्षण के अनुसार गहरे कुहासे के छाने पर आत्महत्या करने वालों की संख्या उन दिनों एकाएक 10 गुना बढ़ जाती है। मानवीय स्वभाव में निरंकुशता का प्रादुर्भाव होने लगता है। बलात्कार एवं अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब बैरोमीटर का पारा निम्नतम बिंदु पर होता है तब तूफान आने की संभावना बढ़ने लगती है एवं चोरी डकैती आदि की घटनाओं में वृद्धि का क्रम आरंभ हो जाता है। मानव मस्तिष्क ही नहीं, प्राणी भी इन मौसम संबंधी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। चिड़ियाएं। इस प्रकार की हलचलें सौर जगत में इन दिनों दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन के मौसम विशेषज्ञ आर्थर मेनकीन्स परमाणु स्पष्टतया परीक्षणों को वातावरण के समस्त असंतुलना का कारण मानते हैं। अतिवृष्टि, सूखा, भूस्खलन एवं भूकंप की बढ़ती घटनाओं के पीछे उनने रेडियो विकिरण को प्रमुख कारण बताया है। इन दिनों होने वाले मौसम परिवर्तन अप्रत्याशित से लगते हैं, पर जब परीक्ष पर दृष्टि डाली जाती है तो इनकी पृष्ठभूमि भी स्पष्ट समझ में आने लगती है। पिछले वर्ष अमेरिका के कई नगरों में वायुमंडल का तापमान हिमबिंदु से भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला गया। मॉस्को में इतनी बर्फ पड़ी है कि विगत 100 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी डॉक्टर शून्य रॉबर्ट जैस्ट्रा का कथन है कि द्वितीय बर्फ युग के शीघ्र आने की संभावना है। प्राप्त इतिहास के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व अमेरिका को हिमयुग के मध्य होकर गुजरना पड़ा था, जहां इतनी अधिक ठंड इन देशों में पड़ी। वहीं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में तापक्रम 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। ये सारे वैज्ञानिक तथ्य चेतावनी देते हैं कि मनुष्य को यथाशीघ्र वस्तुस्थिति से अवगत हो जाना चाहिए। मौसम के बदलते परिवर्तन एवं उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की विकृतियां व्यक्ति को वैभव प्राप्ति हेतु किए जाने वाले पुरुषार्थ के लिए नया चिंतन करने पर विवश करती है। उचित यह है कि अपने ऊपर आने वाले संकटों से बेखबर न रहा जाए। संभावित प्रतिकूलताओं को पहले से ही सोचकर यह निर्धारित किया जाए कि इनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। व्यक्ति को अच्छे से अच्छे की आशा करनी चाहिए, पर बुरे से बुरे के प्रति असावधान नहीं रहना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करके आधुनिक मानव सफलताओं के प्रति आशान्वित तो रहता है, पर यह प्रयास एकांगी है यदि वह अध्यात्म का दूसरा पक्ष अपनाने के लिए तैयार न हो। मनुष्य अपनी उत्कृष्टता, प्रयत्नशील रहे, पराक्रम में कमी न आने दे, साथ योग्यता बढ़ाने के लिए ही यह भी ध्यान रखे कि सामाजिक परिस्थितियां तथा अदृश्य की गतिविधियां भी उसे प्रभावित करती हैं। सच तो ये है कि अदृश्य की हलचलें कर्म विपाक की तरह ही पृथ्वी के वातावरण तथा प्राणियों की स्थिति पर छाई रहती है। अदृश्य के संबंध में कुछ करने में आमतौर से मनुष्य अपने को असहाय पाते हैं, पर बात ऐसी है नहीं। अध्यात्म के प्रयोग विश्व चेतना के साथ मिलकर ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जिससे प्रकृति की हलचलों को प्रतिकूलता से मोड़कर अनुकूलता में परिवर्तित किया जा सके। भविष्य इस प्रकार का उभरेगा। समतल भूमि पर मध्यम चाल से चलता हुआ मनुष्य मंजिल पार करने में आवश्यक समय तो लगा लेता है, पर यात्रा बिना थकान वाली और सुरक्षित रहती है। यदि वह नीचे खाए खंदक में गिरने पर उतारू हो, मिनटों में लुढ़कता पुढ़कता सैकड़ों गज गहरे खड्ड की गहराई में पहुंच सकता है। मध्यम चाल स्वाभाविक है और बेतहाशा दौड़ अस्वाभाविक। ऐसी गति अपनाने वालों की थोड़ी सी देर में सांस फूलने लगती है और थक कर चूर जाते हैं। समय चक्र के संबंध में भी यही बात है, उसे क्रमबद्ध रूप से पार करना ही हितकर है। पिछली कुछ शताब्दियों में प्रगति के नाम पर हर क्षेत्र में भारी छलांगें लगाई गई है। आरंभ में उस आधार पर बड़ी सफलता का भले ही अनुमान लगाया गया हो, पर समय बीतते बीतते परिणाम सामने आ गए और अतिवाद अपनाने की प्रतिक्रिया सामने आ उपस्थित होने लगी।
जब बारूद का आविष्कार नहीं हुआ था तब थोड़े युद्ध होते रहते थे और उनका फैसला भी जल्दी ही हो जाता था। बारूद का परिष्कृत स्वरूप डायनामाइट जब बुद्ध प्रयोजनों में प्रयुक्त होने लगा तो द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने विकराल रूप धारण कर लिया। अहुई भीमकाय कारखानों का उत्पादन खपाने के लिए उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के विस्तार का सिलसिला चल पड़ा और संसार भर में तनाव का, पिछड़ेपन का, अनाचार का बोलबाला दीख पड़ने लगा। वायु, जल, भूमि, आकाश, पाताल ऐसे प्रदूषण से भरने लगे जो अंततः प्राणी समुदाय के लिए प्राणनाशक ही हो सकता था। ऊर्जा का अविराम उपयोग तापमान बढ़ाता जा रहा है। उसके आधार पर हिमखंड पे पल पड़ने, समुद्र में बाढ़ आने, हिमयुग लौट पड़ने, आकाश का ओजोन व रक्षा कवच फट जाने जैसे अनेकों संकट अपनी पूर्व सूचना देने लगे। ये समस्त कुचक्र तथा कथित प्रगतिशीलता की धुरी से बांधे हैं। इनका विस्तार पिछली कुछ ही शताब्दियों में हुआ है, कारण कि वैज्ञानिक आविष्कारों और उनके मनमाने उपयोग की धमाचौकड़ी इसी बीच मची है। समय के पर्यवेक्षक से लेकर सामान्य बुद्धि वाले तक को यह अनुभव होता है कि तथाकथित प्रगति का उद्धत उपयोग नशा पीने की तरह अवांछनीयता अपनाने में हुआ है। फलतः शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक उद्विग्नता, आर्थिक अभावग्रस्तता, पारिवारिक अन्यमनस्कता और सामाजिक क्षेत्र में उद्दंडता की बेतरह अभिवृद्धि हो चली है। फलतः जिस ओर भी नजर उठाकर देखा जाता है वर्तमान और भविष्य विपत्तियों से घिरा हुआ ही दिखता है। लगता है कि यही स्थिति देर तक चलती रही तो महाविनाश ही हाथ रह जाएगा। स्मरण रखने योग्य ये तथ्य है कि इस सुंदर सृष्टि का नियंता कोई असाधारण दूरदर्शी है। वो मनुष्य को एक सीमा तक उद्दंडता अपनाने की भी छूट देता है ताकि उसके दुष्परिणामों को देखते हुए अपनी समझ में आवश्यक सुधार परिवर्तन कर सके। पर जब सभी मर्यादाएं तोड़ फेंकी जाती है तो सुधारने के लिए वही शक्ति हस्तक्षेप करती है जिसने असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए शपथपूर्वक वचन दिया हुआ है। अगले दिनों यही होने जा रहा है। निकट भविष्य में एक ऐसा तूफान आ रहा है जो अनौचित्य के स्थान पर औचित्य की स्थापना कर सके, उल्टे को उलट कर सीधा कर सके। ये भूल सुधार की बेला है। इसे प्रायश्चित के लिए पड़ने वाला दबाव भी कह सकते हैं, अपनाई गई अवांछनीयता को छोड़ने के लिए बाधित करने वाला प्रतिकार भी। प्रस्तुत विकृतियों में से प्रत्येक को पतन की दिशा छोड़कर उत्थान का मार्ग अपनाना होगा। ध्वंस के निमित्त लगी हुई शक्ति का सृजन के लिए नए सिरे से निर्धारण करना होगा। इस परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया को समय का परिवर्तन या युग परिवर्तन कहा जा सकता है। त्रेता में रामराज्य के रूप में सतयुग की वापसी संभव हुई थी। द्वापर में अवांछनीय बिखराव को समेटकर सुव्यवस्थित विशाल भारत की संरचना थी और सुख शांति का समय फिर वापस लौटा था। इन दिनों भी प्रायः उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है। सूर्य सदा अस्त ही नहीं रहता। डरावनी और असुविधाओं से भरी रात अनंत नहीं है, उसका समापन होकर ही रहता है। प्रभात का अरुणोदय भी अपने समय पर उगकर रहता है। इन दिनों इसी स्तर की संधि बेला है। उषा काल की लालिमा को उभरने और ऊंची उठने का आभास इन्हीं क्षण में पूर्वांचल को शोभायमान करते देखा जा सकता। परिवर्तन की बेला में सर्वप्रथम आबादी घटाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा प्रगति प्रयास कितने ही बड़े चढ़े क्यों न हो वे आवश्यकता की तुलना में कम ही पड़ते जाएंगे। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में वे आपस में ही लड़ मरकर महाविनाश के गर्त में गिरेंगे। तरीके जो भी अपनाए जाएं आबादी को नियंत्रित किए बिना कोई गति नहीं, समस्याओं का कहीं समाधान नहीं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संयम, बचाव आदि जिससे जो बन पड़े उसे ये सीखना और सिखाया जाना चाहिए कि शांति और प्रगति का समय वापस लाने के लिए प्रजनन को जिस प्रकार भी बन पड़े निरुत्साहित किया जाना चाहिए। अगले दिनों भीमकाय कारखाने छोटे कुटीर उद्योगों का रूप अपना कर गांव कस्बों में बिखर जाएंगे।
तभी प्रदूषण रुकेगा और तभी हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी मिलने का सुयोग बनेगा। हर किसी को औसत नागरिक स्तर का निर्वाह स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा विलास, दर्प, अपव्यय, प्रदर्शन की अहकारिता के लिए नीति और अनीति से बहुत जोड़ने, जमा करने और खर्चने की हविश में जिंदगियां खप जाएंगी। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत व्यवहार में उतरने पर ही यह संभव होगा कि ऊंचे टीले नीचे झुके और नीचे खाए खंदकों को भरकर समतल का सृजन करें। कृषि उद्यान और हरे मैदान और नगर उद्योग आदि ऐसी ही भूमि की तो अपेक्षा है। अमीरों और गरीबों की बीच की दीवार टूट वे विसंगतियां भी मिटेंगी जिनके कारण जाति वंश के लिंग भेद के मनुष्य के बीच भारी असमानता पड़ रही है। आधी आबादी नारी के रूप में मुद्दतों से क्रीत दासी की तरह बंधुआ मजदूरों जैसा परावलंबी जीवन जी रही है। अगले दिनों वह पूर्ण मानवाधिकार संपन्न को उपलब्ध कर सकेगी। इसका शुभारंभ तो सूर्योदय के देश जापान से हो ही चुका है। एशिया, चीन, इजरायल, बल्गारिया आदि में उसे पहले से है अधिकार प्राप्त है। यदि यह हो गया तो कमाओ हाथ दूने हो जाएंगे और किसी को किसी पर लदने और किसी को किसी का भार वहन करने की आवश्यकता न पड़ेगी। सभी एकता की स्थिति में रहते हुए स्नेह सहयोग का रसास्वादन कर सकेंगे। प्रगति भी देखते देखते दूरी हो चलेगी। भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, प्रचलन की विभिन्नता ने सार्वभौम एकता में भारी व्यवधान खड़ा कर रखा है। अगले दिनों सभी विश्व नागरिक होंगे। विश्व मानव के रूप में विकसित हुए सार्वभौम सभ्यता की छत्रछाया में ही मनुष्य हिल मिलकर रह सकेंगे। मिल बांटकर खाते हुए हंसी हंसाती जिंदगी जी सकेंगे। युग की आवश्यकता के अनुरूप नागरिक और वातावरण विनिर्मित करने वाली शिक्षा एवं साहित्य का नए सिरे से निर्माण होगा। उससे प्रभावित हुए बिग मनुष्य समाज का एक भी सदस्य बाकी न रहेगा। विद्यालयों के समकक्ष ही पुस्तकालयों का भी महत्व होगा। अध्यापकों की तरह साहित्य सृजेता भी जनमानस को उच्च स्तरीय बनाने में समान योगदान देंगे। प्रत्येक क्रियाकलाप में सहकारिता आधारभूत व्यवस्था बनेगी। परिवार स्तर की निर्वाह पद्धति हर कहीं अपनाई जाएगी। उद्योग, मनोरंजन, उपभोग विनिमय आदि में एक सहकारिता को अधिकाधिक स्थान दिया जाएगा। कोई अपने को एकाकी अनुभव न करेगा। हम सब के सब हमारे का मंत्र हर किसी के मन मानस में गूंजता रहेगा। इसी आधार पर वर्तमान का अनावरण तथा भविष्य का निर्धारण दल कर रहेगा। शासन को लोक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। उसका वजन पंचायती और स्वेच्छासेवी संस्थाएं, सहकारी समितियां पूरा कर देंगी। अवांछनीय तत्वों का नियंत्रण और प्रगति का संतुलित मार्गदर्शन ही उसका प्रमुख कार्य रह जाएगा। चुनाव की पद्धति अति सरल और बिना खर्च वाली होगी। मौलिक अधिकारों के नाम पर किसी को असामाजिक कार्य करने की छूट न मिलेगी। दुर्बलों को न्याय मिलना कठिन न होगा, क्योंकि यथार्थता जांचने की जिम्मेदारी पूरी तरह शासन संस्था वहन करेगी। अनुशासन को सर्वत्र मान्यता मिलने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश न अफसर के लिए रहेगी न जनसाधारण के लिए। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मनीषी, साहित्यकार, कलाकार जैसी प्रतिभाएं सार्वजनिक संपत्ति बनकर रहेंगी। वे अपनी विशेष योग्यता का विशेष मूल्य मांगने का दुस्साहस न करेगी, कारण कि उन्हें अधिक समर्थ सुयोग्य बनाने में वर्तमान समाज एवं चिरकालीन संचित ज्ञान संपदा का भी तो भरपूर लाभ मिलेगा। अकेला रहकर तो कोई व्यक्ति वनमानुष या नर वानर से अधिक कुछ बन ही नहीं सकता। जिससे अधिक मिला है उसे लोक सेवा का अधिक श्रेय लेकर ही संतोष करना चाहिए। व्यक्ति को समाज का एक अविच्छिन्न घटक बनकर रहना होगा। मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन शिरोधार्य करना होगा। उच्छृंखलता बरतने का न कोई प्रयास करेगा और न समुदाय उसे वैसा करने देना सहन करेगा। अपना सुख बांटना और दूसरों का दुख बटाना, सही रहना और सही रहने देना, इसी में जियो और जीने दो का सिद्धांत पलता है।
मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने में ही मनुष्य का गौरव, सम्मान एवं स्तर बनता है। यह मान्यता अगले दिनों हर किसी को सच्चे मन से अपनानी होगी। इन सिद्धांतों का कहाँ, किसे प्रकार, कौन कैसे क्रियान्वयन करेगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। समस्त संसार में उच्च सिद्धांत तो एक तरह अपनाए जा सकते हैं, पर उनके क्रियान्वयन में समयानुसार ही निर्धारण हो सकता है। इसलिए क्रियाकलापों की अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप ही व्यवस्था बन सकती है। ये सुनिश्चित है कि भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल एवं सुखद संभावनाओं से भरा पूरा होगा। दृश्यमान संकट के मूल में सक्रिय परोक्ष हलचलें। ऋग्वेद 1:115 में सूर्य को विश्व की आत्मा बताते हुए कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत स्थुष्यश्च, जिसका तात्पर्य है कि इस धरातल पर जो चेतना एवं हलचल है, उसका उद्गम स्रोत सूर्य है। उससे हमें मात्र ताप और प्रकाश ऊर्जा ही नहीं मिलते, वरन वो सब कुछ उपलब्ध होता है जो चेतना से संबंधित है। सूर्य इस संसार को अपनी आभा और ऊर्जा से अनुप्राणित करता रहता है, यह उसकी उदारता है। जिस दिन वह अपनी रोशनी और ऊष्मा बिखेरना बंद कर दे, उस दिन शायद ये सृष्टि भी बची न रहने पाए। सूर्य का एक नाम सविता भी है, सविता अर्थात जीवनाधार। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूर्य में सृष्टि को बनाए रखने की शक्ति है। वराहमिहिर ने अपने ज्योतिषशास्त्र में दिनमान का एक नाम कलात्मा रखा है, अर्थात समय की आत्मा, क्योंकि उनके अनुसार समय का अस्तित्व भौतिक जगत में सूर्य के कारण ही है। यदि प्रभाकर न होता तो दिन रात सुबह शाम, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न जैसी वेलाओं का ज्ञान भी मनुष्य को न होता। आप्त वचनों में दिवाकर को त्रयी तनु अर्थात 3 शरीरों वाला 3 गुणों वाला कहा गया है। इसमें सृष्टि, स्थिति और संहार की तीनों क्षमताएं होती हैं। इसी बात का समर्थन करते हुए डा शून्य गोपीनाथ कविराज अपने सूर्य विज्ञान रहस्य नामक निबंध में लिखते हैं कि सूर्य रश्मियों से पदार्थों का सृजन, संहार और रक्षा तीनों संभव है। इसी के कारण सृष्टि संरचना शक्य हो सकी है। वही इसे धारण किए हुए है और निरंतर उस ऊर्जा को प्रवाहित करने में निरत है, जिससे यहाँ के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति व पदार्थ अपनी सत्ता बनाए हुए हैं और चाहे तो वह अपनी प्रचंड ऊष्मा से संसार को, उसके पदार्थ एवं प्राणियों को क्षण मात्र में भस्मसात कर सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य वर्तमान में अपने अनुदान की तुलना में अभिशाप वर्षा अधिक कर रहा है। उनके अनुसार सौर कलंकों की संख्या और प्रचंडता आजकल जितनी उम्र व अधिक हुई है, उतनी पहले कदाचित ही कभी रही हो। विशेषज्ञों के अध्ययनों से पता चला है कि सूर्य धब्बों का अपना एक 11 वर्षीय चक्र है। इसमें वे नियमित रूप से उगते और डूबते रहते हैं। इन धब्बों का धरती के पदार्थ और प्राणियों पर सुनिश्चित प्रभाव पड़ता है। इस बात का उल्लेख वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक बृहत संहिता में विस्तार पूर्वक किया है। इसे आज के विज्ञान विशारद भी स्वीकार करते हैं। वे यह मानते हैं कि इन दिनों यहाँ के मौसम और पर्यावरण में जो आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है, उसमें इन सौर कलंकों का महत्वपूर्ण हाथ है। डा शून्य ए शून्य जी शून्य PS ने अपनी पुस्तक ए टेक्स्ट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि अनेक वर्षों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि सौर धब्बों की संख्या और गतिविधियां बढ़ने घटने से वर्षा प्रभावित होती है। उनके अनुसार जब ये बढ़ते हैं तो अनावृष्टि की स्थिति पैदा होते देखी गई है और घटने पर अतिवृष्टि। PS के तथ्यान्वेषण का समर्थन इन दिनों की परिस्थितियां भी कर रही है। आजकल सूखे के कारण भूखमरी की जो विकट स्थिति विश्व के कुछ हिस्सों में पैदा हुई है, वह सर्वविदित है। विशेषकर सूडान एवं अन्य अफ्रीकी देशों में दशा अत्यंत दयनीय है। लोग भूख के कारण या तो दम तोड़ रहे हैं अथवा अस्थिपिंजर बनकर जीवन की अंतिम सांसें गिनने पर विवश है। यूनिवर्सिटी के डगलस राइस ने इसी बात को वृक्ष एरिजोनावलिया पर अध्ययन कर सिद्ध करने का प्रयास किया है।
वे कहते हैं कि जिस भाग में वृक्ष वलियों के बीच की दूरी कम हो वह ये दर्शाता है कि उन दिनों पेड़ को सूखे का सामना करना पड़ा, जबकि परस्पर की दूरी अधिक होने पर इस बात की सुनिश्चितता होती है कि उस दौरान वनस्पतियों को पर्याप्त वर्षा जल प्राप्त हुआ। उनके अनुसार वनस्पति वलियों का सीधा संबंध अनावृष्टि और अतिवृष्टि से है और बरसात, सूर्य का वरुण से गहन संबंध होने के कारण सौर कलनकों से गहन तादात्म्य रखती है। अतएव रिंगों की पड़ताल के आधार पर सौर गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और लगभग विगत 3000 वर्षों का मौसम संबंधी अनुमान लगाया जा सकता है। पिछले दिनों तक सूर्य एवं दूसरे खगोलीय पिंडों का प्राणी एवं वनस्पतियों पर प्रभाव ज्योतिषशास्त्र तक सीमित था तथा उसी का विषय माना जाता था, पर अब उस पर विज्ञान ने भी अपनी मुहर लगा दी है और यह स्वीकार कर लिया है कि उनका सुनिश्चित असर पदार्थ और प्राणियों पर पड़ता है। इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए मूर्धन्य वैज्ञानिक एवं ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के सदस्य अर्नल्ड डब्ल्यू शून्य मेयर अपनी कृति एस्ट्रोलॉजिच प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस में लिखते हैं कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह पर्यावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर स्वयं को समायोजित करती रहती हैं और छोटे मोटे बदलावों से प्रायः अप्रभावित बनी रहती है, किंतु जब कोई बड़ा परिवर्तन पर्यावरण में घटित होता है तो वे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। इनके प्रभावित होते ही व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा, भावना, संवेदना में भारी हेरफेर दिखाई पड़ने लगता है। सौर सक्रियता के दौरान चूंकि शरीर विद्युत और पृथ्वी की चुंबकीयता में बड़ी उथल पुथल होने लगती है, अतः शरीर ग्रंथियों पर उसका निश्चित असर पड़ता है और व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। विश्व के प्रख्यात भूगोलवेत्ता एवं बेल यूनिवर्सिटी के प्रो शून्य हटिंगटन भी दीर्घकाल के अपने अध्ययन के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि सौर धब्बों की अवधि में मानवीय व्यवहार असामान्य हो जाता है। प्रख्यात भारतीय ज्योतिर्विद V0 रमन ने अपने ग्रंथ प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेज ऑन ह्यूमन अफेयर्स में कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। वे उक्त पुस्तक के प्लैनेट्स एंड मैन नामक अध्याय में लिखते हैं कि सन 1789, 1830, 1848, 1870 की फ्रांसीसी क्रांति, 1906 एवं 1917 की रूसी क्रांति, 1937 की स्पेन क्रांति तथा 1956 में हंगरी की देशव्यापी उथल पुथल को सौर सक्रियता से जोड़कर आधुनिक वैज्ञानिकों ने वस्तु कोई नया अन्वेषण नहीं किया, वरन वर्षों पूर्व वरामेहिर द्वारा स्थापित तथ्य की ही पुनरुक्ति की है। आज की परिस्थितियां भी वरामेहिर के अनुसंधान की पुष्टि करती है। वर्तमान में विश्वभर में जो भीषण मार काट, उथल पुथल और अराजकता मची है, उसे असाधारण और अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। सन 1947 के बाद सूर्य कलकों के 3 परम वर्ष क्रमशः 1958, 1968, 69 एवं 1980 बीत चुके हैं। अंतरिक्ष विज्ञानियों के अनुसार तब सौर कलनकों की संख्या 160 प्रतिवर्ष थी, जो सन 80-81 में 200 के करीब पहुंच गई। बीच के वर्षों में इनकी संख्या प्रायः 60 से 80 के मध्य रही है। इसी अवधि में भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, अरब इजराइल युद्ध व यूरोप व अमेरिका में व्यापक गृह युद्ध की स्थिति रही है। पिछले दिनों इन सूर्य धब्बों की संख्या तेजी से उभरी है और ऐसा अनुमान है कि अगले 7-8 वर्षों में यह और बढ़ेगी व इनकी चरम स्थिति 1998-99 में देखी जाएगी। ऐसे अवसरों पर युद्धोन्माद भड़कने से लेकर कई प्रकार की दुर्घटनाओं में अभिवृद्धि की आशंका है, साथ ही कहीं कहीं आश्चर्यजनक उलट पुलट भरे परिवर्तनों की भी। अभी विगत 2 वर्षों में हमने पूर्वी ब्लॉक में साम्यवाद के हटने व उदारवाद के आने, बर्लिन की दीवार टूटने व जर्मनी के एकीकरण के रूप में परिवर्तन देखे हैं। विगत 3 माह में एक भयावह खाड़ी युद्ध की विभीषिका से सारा विश्व समुदाय गुजर चुका है।
बात यहाँ थमी नहीं है। राष्ट्रों के मध्य तनाव से लगता है पता नहीं कब पुनः विश्व स्तर पर युद्ध भड़क उठे। ऐसी भयंकर स्थिति संपूर्ण धरा में पहले कभी रही हो, इसका कोई उदाहरण और प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। विज्ञाताओं का ये भी कान है कि इन दिनों सौर धब्बों की जो प्रचंडता है, वैसी उग्रता पिछले समय में कभी रही हो, इसके भी साक्ष्य उपलब्ध रिकॉर्डों से प्राप्त नहीं होते। ऐसी स्थिति में ये सुनिश्चित जान पड़ता है कि बड़ी बड़ी सौर लपटों का पृथ्वी के जनजीवन को अस्त व्यस्त और क्षतिग्रस्त करने में सीधा हाथ है। ये सूर्य का एक पहलू हुआ। इसके इस विनाशकारी पक्ष के कारण ही इसका नाम मारतंड पड़ा। महर्षि गोबिल ने इसका अर्थ करते हुए कहा है कि मारतंड वह है जो ध्वंस में संलग्न हो। इस दृष्टि से सूर्य का उक्त नाम सार्थक है, किंतु जो जगत की आत्मा हो वह ऐसी विनाश लीलाएं करे, ये बात गले नहीं उतरती। और यदि यह सत्य है तो इसके पीछे का तथ्य क्या हो सकता है? उत्तर विज्ञान का क्रिया प्रतिक्रिया वाला सिद्धांत देता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों तक और कुछ हद तक आज भी विज्ञान का बुद्धिवाद समस्त संसार को जड़ मानता रहा और किसी नियामक सत्ता एवं उसकी प्रतिक्रिया अथवा व्यवस्था से सर्वथा इनकार करता रहा है। एकेश्वरवादियों की तो ये दृढ़ मान्यता है कि इस प्रकृति को मनुष्यों के भोग विलास के लिए ही भगवान ने विनिर्मित किया है। बस फिर क्या था? कृत्वा घृत पीवैत का लोकायत दर्शन चल पड़ा और जनमानस पर वह इस कदर छाया कि प्रकृति और संसाधनों का बेतरह दोहन आरंभ हो गया। क्रिया जब एक सीमा को पार कर गई तो निसर्ग ने प्रतिक्रिया दिखाना आरंभ किया। सूर्य समेत सभी ग्रह नक्षत्र छेड़े गए भुजंग की तरह हुनकारने और फुसकारने लगे। दिनमान चूंकि सौरमंडल का सबसे समर्थ और धरती से समीप का तारा है, अतः अन्यों की तुलना में उसकी प्रतिक्रिया भी अधिक दुर्धर्ष दिखाई पड़ी। प्रसिद्ध खगोलशास्त्री स्टीटसन के अनुसार आजकल सूर्य से पराबैंगनी किरणें पहले की तुलना में 30% अधिक निःसूत हो रही है। वे कहते हैं कि इसका यह असाधारण परिमाण ही प्रस्तुत समय और समाज में व्यतिक्रम के लिए जिम्मेदार है। उनका कथन है कि यदि उक्त मात्रा में 5% की भी कमी की जाए, मौसम के व्यवहार में सकती है सुधार, तो मनुष्य की काफी संभावना हो। ये तो वैज्ञानिकों का अनुमान है। अध्यात्मवादियों की दृष्टि में यह अनुमान मूर्तिमान तब तक नहीं हो सकता जब तक चिंतन और कर्तव्य में बदलाव नहीं आ जाए। उनके अनुसार मनुष्य जब तक बुद्धिवाद और जड़वाद का पल्ला पकड़े रहेगा, तब तक उसे ऐसी ही विसंगतियों व विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। उबार तो इनसे अध्यात्मवादी दृष्टिकोण हो सकता है। वह है कि भारतीय संस्कृति में जड़ में भी चेतन की उपस्थिति की अवधारणा है। इस आधार पर प्राचीन समय में समस्त ग्रह पिंडों को देवता माना और पूजा जाता था। कालक्रम में विज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ, उसने जनमानस की इस श्रद्धा को अंधभक्ति कहकर तोड़ दिया। चंद्रमा, मंगल, बुध व बृहस्पति पर उसने अपने यान एवं उपग्रह भेजे और प्रकारांतर से यही सिद्ध किया कि वे कोई देवता नहीं, वरन वीरान और बंजर भूखंड मात्र है। आस्था टूटी तो उन्हें उपास्य मानने की परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई लुप्त हो गई। फलतः प्रतिदिन जो अर्घ्य और यजन की आहुतियां श्रद्धासिक्त हृदय से वे पाते थे, वह मिलने बंद हो गए। परिणाम हमारे सामने है। जिन उपक्रमों से वातावरण पुष्ट और देवता तुष्ट होते थे, जब वे ही पाखंड माने जाने लगे तो देवों से अनुदान की आशा कैसे की जाए? स्थिति यहीं तक सीमित होती तो किसी कदर संतोष किया जा सकता था, किंतु जड़वाद जनमानस की निष्ठा को इस हद तक नष्ट भ्रष्ट किया कि प्रणेताओं और अनुयायियों की स्वयं की बुद्धि भी जड़ हो गई। वे वह भूल गए कि तथाकथित जड़ भी एक सीमा तक ही छेड़छाड़ बर्दाश्त करते हैं, इसके उपरांत अपनी प्रतिक्रिया दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। बस इसी त्रुटि ने उन्हें प्रकृति से छेड़खानी के लिए प्रोत्साहित किया और आज वह चरमोत्कर्ष पर है। इसकी दुखद परिणति भी निसर्ग के खगोलीय पिंडों के दुष्प्रभाव रूप में हमारे सम्मुख है।
वे अब अनुदान की जगह अभिशाप बरसाते अधिक देखे जा रहे हैं। विशेषकर सूर्य के संबंध में विशेषज्ञों की यह मान्यता दृढ़ हुई है कि इन दिनों वह ज्यादा कुपित हो गया है। खगोल विज्ञानियों का कहना है कि पिछले 250 वर्षों में इतने तीव्रतम सौर कलंक कभी नहीं देखे गए, जितने कि इस सदी के उत्तरार्ध की अवधि में देखे जाएंगे। वाशिंगटन पोस्ट में छपे इस समाचार का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स के गत 29 अगस्त 1988 के अंक में कहा गया है कि सौर कलंकों की इस